तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे सामने स्रोतों का एक ऐसा संग्रह है जो पहली नज़र में थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है। इसमें जीव विज्ञान की गहरी बातें हैं, रसायन विज्ञान के कुछ मूल तत्व हैं, हमारी आंखों के काम करने का तरीका है, और फिर अचानक हम मार्च 2025 की कुछ ताज़ा खबरों पर पहुंच जाते हैं। तो आज का हमारा काम इन अलग अलग धागों को पकड़कर ये देखना है कि क्या इनसे कोई बड़ी तस्वीर बनती है या नहीं। ये एक दिलचस्प चुनौती है, क्योंकि एक तरफ विज्ञान के वो नियम हैं जो मतलब करोड़ों सालों से नहीं बदले, और दूसरी तरफ वो घटनाएं हैं जो कल ही घटी हैं। इन दोनों के बीच का रिश्ता समझना ही असल में दुनिया को समझना है। चलिए इन ज्ञान के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत जीवन के सबसे बुनियादी अध्ययन से करते हैं। स्रोतों में विज्ञान की कई शाखाओं का जिक्र है, और कुछ नाम तो ऐसे हैं जैसे एग्रोस्टोलॉजी। ये सिर्फ घासों का अध्ययन है, मतलब एक पूरा विज्ञान घास को समर्पित है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि कोई अपना पूरा जीवन सिर्फ घास को समझने में लगा दे? सुनने में जरूर अजीब लग सकता है, लेकिन यहीं पर विज्ञान की खूबसूरती है। घास हमें एक साधारण पौधा लगता है, पर दुनिया के बड़े बड़े इकोसिस्टम जैसे सवाना और प्रेरी वो घास के मैदान ही हैं। अच्छा। और ये मैदान कार्बन को सोखने में जंगलों जितनी ही भूमिका निभाते हैं। करोड़ों जानवरों का जीवन इसी घास पर निर्भर है। तो एग्रोस्टोलॉजी असल में पृथ्वी के, कह सकते हैं, फेफड़ों के एक अहम हिस्से का अध्ययन है। ये दिखाता है कि विज्ञान किसी भी चीज को छोटा नहीं समझता। अच्छा, तो ये नजरिया है। इसी तरह डेंड्रोलॉजी पेड़ों और झाड़ियों का अध्ययन है, और एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का। मतलब हर चीज को समझने के लिए उसे छोटे छोटे बॉक्सों में बांट दिया गया है। हाँ, और इसी प्रक्रिया को ही हम टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण कहते हैं। ये ज्ञान का एक तरह से लाइब्रेरी कैटलॉग बनाने जैसा है, ताकि हमें पता हो कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। लेकिन असली मजा तब आता है जब हम इन बक्सों के अंदर झांकते हैं। जैसे जीवन के सबसे बड़े दो बक्से हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। हाँ, इसका जिक्र है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में होता है। स्रोत में एक उपमा दी गई है, एक झोपड़ी और एक महल के बीच का अंतर। ये उपमा एकदम सटीक है। और सोचिए, इस एक अंतर ने ही धरती पर जीवन की पूरी कहानी लिख दी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी वो झोपड़ियां बेहद सरल लेकिन बहुत मजबूत सर्वाइवल मशीन है। बैक्टीरिया इसी में आते हैं। अच्छा। अरबों साल तक धरती पर सिर्फ उन्हीं का राज था। फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी महिलाएं, जिनमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरे और एक कंट्रोल रूम था। मतलब न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। इसी व्यवस्थित संरचना ने जटिल जीवन को संभव बनाया। हम, जानवर, पेड़ पौधे सब इन्हीं महलों से बने हैं। पौधों की बात आई तो यहाँ थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का भी जिक्र है। थैलोफाइटा वो पौधे हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती जैसा कुछ नहीं होता, जैसे काई। और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर क्यों? क्योंकि ये उन पहले पौधों में से थे जिन्होंने पानी से निकलकर जमीन पर आने की हिम्मत की। वे रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, मतलब प्रजनन के लिए, उन्हें आज भी पानी की जरूरत होती है। अच्छा, ठीक मेंढक की तरह। बिल्कुल। ये जीवन के विकास की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। पानी से जमीन पर पहला कदम। कमाल है। तो हमने देखा कि जीवन को कोशिकाओं से लेकर पूरे जीव तक कैसे वर्गीकृत किया गया है। लेकिन ये सब जीवन, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या एक विशाल पेड़, आखिर बना किस चीज से है? इसके लिए हमें जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब रसायन विज्ञान की दुनिया में उतरना होगा। बिल्कुल। हर जैविक प्रक्रिया के मूल में तो केमिस्ट्री ही है। तो सबसे सरल तत्व से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन। लेकिन स्रोतों के मुताबिक ये भी अकेला नहीं है, इसका भी एक परिवार है। एक है प्रोटियम, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और दूसरा है ड्यूटेरियम, इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो एक न्यूट्रॉन के होने या ना होने से क्या इतना फर्क पड़ जाता है? बहुत बड़ा फर्क। ये एक छोटा सा न्यूट्रॉन ही है जो परमाणु ऊर्जा के दरवाजे खोलता है। ड्यूटेरियम का इस्तेमाल भारी जल यानी हेवी वाटर बनाने में होता है। अच्छा। भारत के परमाणु कार्यक्रम की एक बड़ी खासियत यह है कि हमारे ज्यादातर रिएक्टर यूरेनियम के साथ ईंधन के तौर पर इसी भारी जल का उपयोग करते हैं। अरे वाह। तो कह सकते हैं कि देश की ऊर्जा सुरक्षा एक छोटे से अतिरिक्त न्यूट्रॉन पर काफी हद तक निर्भर करती है। ये तो एकेडमिक जानकारी का एक बहुत शक्तिशाली व्यवहारिक उदाहरण है। वाह। अब हैलोजन तत्वों पर आते हैं। स्रोत में इनकी क्रियाशीलता का एक क्रम दिया है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसका मतलब क्या है? क्या फ्लोरीन इस समूह का सबसे गुस्सैल सदस्य है? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। फ्लोरीन इतना ज्यादा क्रियाशील है कि वो लगभग किसी भी तत्व के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है। ओह, वहीं क्लोरीन थोड़ा कम गुस्सैल है, लेकिन उसकी ये क्रियाशीलता उसे स्विमिंग पूल और हमारे घरों में आने वाले पानी को साफ करने के लिए एक बेहतरीन कीटाणुनाशक बनाती है। सही बात है। वो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और इस सूची में आयोडीन भी है, जो स्रोत के मुताबिक ठोस होता है और उसमें धात्विक चमक होती है। ये तो अजीब है, अधातु में धातु वाली चमक। हाँ, आयोडीन हालोजन परिवार का एक अनोखा सदस्य है, पर उसकी असली कहानी हमारे शरीर के अंदर है। हम सब ने आयोडाइज नमक के बारे में सुना है। हाँ, सुना है। वो इसलिए क्योंकि हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि को एक हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अच्छा, तो मतलब आवर्त सारणी का एक तत्व सीधे तौर पर हमारी ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ा है। बिल्कुल, मतलब रसायन विज्ञान सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे अंदर भी काम कर रहा है। कुछ और तेज तथ्य हैं यहाँ। रॉकेट में ईंधन के लिए द्रवित हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है। बिल्कुल, द्रवित हाइड्रोजन सबसे शक्तिशाली रॉकेट ईंधन में से एक है और सल्फ्यूरिक एसिड इतना जरूरी है कि किसी देश की औद्योगिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड बनाता और इस्तेमाल करता है। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिससे हम ये सब देख और समझ पा रहे हैं, हमारी आंखें। स्रोत में निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया का जिक्र है। मुझे यह हमेशा कंफ्यूज करता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि हमारी आंख एक कैमरे की तरह है और आंख के पीछे का पर्दा यानी रेटिना वो कैमरे का सेंसर है। ठीक है। एक साफ तस्वीर के लिए प्रकाश को ठीक रेटिना पर केंद्रित होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में आंख का लेंस थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो प्रकाश को रेटिना से पहले ही केंद्रित कर देता है। ओह, तो तस्वीर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बन जाती है। हाँ, नतीजा दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। और इसे ठीक करने के लिए अपसारी मतलब कॉनकेव लेंस का चश्मा लगता है। तो ये लेंस क्या करता है? वो कॉनकेव लेंस एक तरह से ब्रेक का काम करता है। वो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा फैला देता है ताकि आंख का शक्तिशाली लेंस जब उन्हें मोड़े तो वो ठीक रेटिना पर जाकर मिले। अच्छा, मतलब वो उस पहले बनने वाली तस्वीर को थोड़ा पीछे धकेल देता है। बिल्कुल सही। और दूर दृष्टि दोष इसका ठीक उल्टा होगा। बिल्कुल, उसमें आंख का लेंस थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और प्रकाश रेटिना के पीछे जाकर केंद्रित होता है, इसलिए पास की चीजें धुंधली दिखती हैं। उसे ठीक करने के लिए हम उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य दिया गया है कि किसी वस्तु को हटाने के बाद भी उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के पर्दे पर 116 सेकंड तक बना रहता है। ये तो बहुत कम समय है, पर इसका कोई खास मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसी एक कमी की वजह से पूरी सिनेमा इंडस्ट्री चलती है। सच में? कैसे? फिल्म असल में क्या है? बहुत सारी स्थिर तस्वीरों की एक तेज श्रृंखला जो एक सेकंड में 24 बार बदलती हैं। चूंकि हमारी आंखें 116 सेकंड तक पुरानी तस्वीर को याद रखती हैं, हमारा दिमाग इन अलग अलग तस्वीरों के बीच के खालीपन को भर देता है और हमें एक चलती फिरती वीडियो दिखाई देती है। हाँ, यही वही सिद्धांत है जिसकी वजह से दिवाली पर जब हम फुलझड़ी को तेजी से घुमाते हैं तो हवा में एक गोला बना हुआ दिखता है। हमारी आंखें असल में थोड़ा धोखा खा जाती हैं। अरे वाह! और आंखों से जुड़ी एक और बात, नेत्रदान। स्रोत कहते हैं कि इसमें पूरी आंख नहीं, सिर्फ कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉर्निया जो आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत है, उसमें अपनी खून की नसें मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होती। अच्छा। वो आंसुओं और आंख के अंदर के तरल पदार्थ से पोषण लेता है। इस वजह से जब इसे किसी दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो शरीर द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने का खतरा बहुत कम होता है। तो हमने देखा कि प्रकृति के नियम, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी कैसे हमारे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। ये स्थायी नियम एक मंच की तरह हैं। अब उस मंच पर खेले जाने वाले नाटक यानी मानव इतिहास और वर्तमान की घटनाओं की ओर बढ़ते हैं। ये एक बेहतरीन ट्रांजिशन है क्योंकि विज्ञान के नियम तो तय हैं, पर उन नियमों के दायरे में रहकर इंसान क्या करता है वही इतिहास और समसामयिकी है। स्रोत में मुगल काल का जिक्र है बहादुर शाह प्रथम, जिनका शासनकाल 1707 से 1712 तक था।
ये औरंगजेब के ठीक बाद का समय है। ये दौर क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के शिखर से ढलान की शुरुआत का प्रतीक है। औरंगजेब ने साम्राज्य को बहुत फैलाया था, लेकिन उसकी नीतियों ने उसे अंदर से खोखला भी कर दिया था। बहादुर शाह प्रथम ने चीजों को संभालने की कोशिश की, राजपूतों और मराठों से सुलह करने की कोशिश की, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मतलब एक विशाल जहाज के डूबने की धीमी प्रक्रिया की शुरुआत। हाँ, कुछ वैसा ही। और इतिहास से एक और तारीख, 27 दिसंबर 1911। इस दिन हमारा राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह एक राष्ट्र के रूप में हमारे बनने की कहानी का एक भावनात्मक पल होगा। निश्चित रूप से ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। इसे बनाने में, इसके प्रतीकों जैसे झंडा और राष्ट्रगान को गढ़ने में दशकों का संघर्ष और विचार विमर्श लगा। ये तारीख हमें उसी निर्माण प्रक्रिया की याद दिलाती है। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक मंच से समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे मार्च 2025 की कुछ झलकियों को देखते हैं। पहली खबर उड़ीसा से है, जहां सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। ये दिलचस्प है। ये सिर्फ एक स्कूटर योजना नहीं है, ये सीधे तौर पर महिलाओं की आर्थिक आजादी को, उनकी गतिशीलता मतलब आने जाने की स्वतंत्रता से जुड़ती है। सही बात है। जब एक महिला के पास अपना वाहन होता है तो उसकी बाजार, बैंक और काम तक पहुंच आसान हो जाती है। देखिए, इसी से जुड़ती हुई एक और खबर है। जसिंथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। क्रिकेट जो पुरुषों का खेल माना जाता है, उसमें एक महिला का पिच जैसी तकनीकी चीज की जिम्मेदारी संभालना एक बड़ा संदेश देता है। बिल्कुल, ये दोनों खबरें एक ही पैटर्न की ओर इशारा कर रही हैं। महिलाएं पारंपरिक बाधाओं को तोड़ रही हैं, चाहे वो आर्थिक हो या पेशेवर। अब इसमें प्रौद्योगिकी का पहलू जोड़ते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया गया और महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिफारा नाम का एक स्वास्थ्य ऐप लॉन्च हुआ है। तो अब तस्वीर और साफ हो रही है। महिला सशक्तिकरण और शासन व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर बदलाव कैसे लाया जा रहा है। सही। और बड़े स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। हैदराबाद में भारत का पहला निजी क्षेत्र का मिसाइल उप प्रणाली निर्माण केंद्र स्थापित हुआ है और ISRO ने एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। अब इन आखिरी दो बिंदुओं को जोड़िए। एक तरफ रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है, जो आत्मनिर्भर भारत की नीति को दर्शाता है। दूसरी तरफ ISRO 3D प्रिंटिंग जैसी भविष्य की तकनीक अपना रहा है। इससे रॉकेट इंजन बनाने में लगने वाला समय और लागत दोनों में भारी कमी आएगी। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो एक ही कहानी के 3 मुख्य अध्याय दिखते हैं: सामाजिक समावेश, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक आत्मनिर्भरता। तो आज हमने जीव विज्ञान की शाखाओं से लेकर हाइड्रोजन के समस्थानिकों, दृष्टि के दोषों, मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत और 2025 की कुछ ताजा घटनाओं तक का सफर तय किया। इन सब अलग अलग बिंदुओं को एक साथ रखने पर एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। तो आखिर में ये सब मिलकर क्या मायने रखता है? ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने देखा कि कैसे प्रकृति के स्थायी नियम जैसे भौतिकी और रसायन विज्ञान उस मंच का निर्माण करते हैं जिस पर मानव इतिहास और वर्तमान की घटनाएं घटित होती हैं। हमारी आंखों का काम करना भौतिकी पर निर्भर है, हमारे शरीर का चलना रसायन विज्ञान पर। तो आज की चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है, आज जो चीजें हमें समसामयिक घटनाएं लग रही हैं, जैसे कोई नया ऐप या कोई सरकारी योजना, उनमें से कौन सी चीजें 50 साल बाद भी प्रासंगिक रहेंगी और कौन सी चीज सामान्य ज्ञान का हिस्सा बन जाएगी? आज की कौन सी घटना कल का इतिहास बनेगी और कौन सी सिर्फ एक भूली बिसरी खबर बनकर रह जाएगी?